माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, So question number 201, Shri Devendra Singh Bhole. No, not जी मैडम। nothing. Devendra Singh Bhole. जी मैडम। Not there. Huh? Minister. Yes, Minister. पत्र सभा पटल रख दिए। हाँ, रखो। एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाए। Yes. No supplementary. अध्यक्ष महोदया, Where is it? मैं के पीछे जा रहे हो, मुझे दिख ही नहीं रहे हो, थोड़ा ऐसे। हाँ, ओके, यस। माननीय अध्यक्ष महोदया, Not yesterday it was मैं आपके- nothing. Please take your seat. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मद में जो जारी धनराशि है पिछली सरकारों के अपेक्षा जो उन्होंने 13-14 और 14-15 में जारी की थी उससे अधिक धनराशि उन्होंने जारी की है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य होने के कारण जहां की पूरे देश की आबादी का 6वां भाग है, क्या जो जारी की धनराशि पर्याप्त है? मेरा पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है, एक ही पहले एक पूछो, फिर मिलेगा दूसरा। यस। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यस। ये अवगत कराना चाहता हूँ। एक पूरी सूची उनको दे दी गई है पूरे देश के पैमाने पर। विगत वर्षों में जो हमने विभिन्न राज्यों के लिए जो धनराशि आवंटित की है उसकी सूची उन्हें प्राप्त है। खासतौर पर उनकी चिंता है उत्तर प्रदेश की। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष अभियान के तौर पर देश और हमारे मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान को एक प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम बनाने का काम किया, जन आंदोलन का रूप लिया, तब से धनराशि की कोई कमी नहीं है। मांग के आधार पर राज्यों को शौचालय के लिए, स्वच्छता के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। मैं आपकी अनुमति से माननीय मैडम, मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि 2014-15 में के दौरान उत्तर प्रदेश को 237.99 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। 2015-16 के दरमियान 565.39 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2016-17 में ये बढ़कर के लगभग 10,012.35 करोड़ रुपये राशि जारी की गई। मगर तकलीफ़ ये होता है मैडम कि जो धनराशि दी जा रही है उसका सदुपयोग वहाँ की राज्य सरकार न करे, तो इसमें तो राज्य सरकार का ये विषय है स्वच्छता का, शौचालय का। और मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के पैमाने पर जब से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये जब से 2014 में स्वच्छता का जो रेशियो था वो था 2014 में 42%। अब वो बढ़ कर के जन आंदोलन का रूप लिया, सब लोगों का सहयोग हो गया, राज्यों का, आम लोगों का, और वो बढ़ कर के 62% हो गया। मैं वहाँ उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहता हूँ मैडम कि उत्तर प्रदेश में इसकी प्रगति धीमी है। मैं समझता हूँ कि जितना काम उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जितनी गति होनी चाहिए थी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि 2014 में 47.03% था, माफ़ कीजिएगा 47.30%, और ये था, उसके पहले ये 38.02% था, बढ़ करके 47.30% हो गया। जो एवरेज काम होना चाहिए वो काम भी अगर राज्य की सरकार न करे तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मगर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अब वहां परिवर्तन हो गया है और निश्चित तौर पर जो चिंता माननीय सदस्य को है वो चिंता से नई सरकार उससे मुक्ति प्राप्त करने का काम करेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में स्वयं ये चिंता प्रकट की है और उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा है, लेकिन जिस तरीके से लाभार्थियों की संख्या बढ़ी है और उसके आधार पर जो काम की शिथिलता है और विगत जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है
कि विगत में काम में भी शिथिलता रही है और गुणवत्ता में भी रही है, जिसको हमने लगातार पूर्व में जो इंदिरा आवास योजना थी उसको दिशा और निगरानी समिति की बैठकों में भी रखा है और उसे जांच कराए जाने हेतु कहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से सदन के मार्फत अनुरोध करना चाहूँगा आपके मार्फत, क्या ये समूचे उत्तर प्रदेश की जांच को किसी बड़ी संस्था से करा करके लोगों को, गरीबों को न्याय दिलाने की दिशा में काम करने की कृपा करेंगे? माननीय महोदया, माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भारत की सरकार धनराशि शौचालय के निर्माण के लिए अन्य दूसरे कार्यक्रम के लिए स्वच्छता में दे रही है, उसकी पूरी निगरानी हम केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं। हमने कई तकनीक का भी इस्तेमाल करने का काम किया है। सर्वेक्षण लगातार हो रही है। हम हर शौचालय को बहुत मॉनिटरी वॉच करने का काम कर रहे हैं। हमने स्वच्छता ऐप भी जारी करने का काम किया है और हर शौचालय के निर्माण के लिए जो धनराशि दी जा रही है उसका सदुपयोग हो, केंद्र सरकार लगातार उस पर निगरानी बना के रखी है। मैं पूरे तौर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के पैमाने पर जो हितग्राहियों को धनराशि दी जा रही है 12-12 हज़ार रुपये का, कहीं भी उसका दुरुपयोग न हो, उसका हम पूरा मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारे अधिकारी वॉचफुल हैं और हमारे जो वहाँ के जो एजेंसी है जो कार्यक्रम को देखने का काम करती है, कई स्तरों पर उसके हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और इस पर कोई भ्रष्टाचार न हो उसका हम पूरा ख्याल रखने का काम कर रहे हैं। श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्लीज टेक योर। मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए उत्तर प्रदेश को नो प्लीज। हर साल लगभग दुगना धन देने का काम किया है। जहां 14-15 में 237 करोड़ से ज्यादा दिया था, वहीं 15-16 में उसको दुगना करके 565 करोड़ से ज्यादा देने का काम किया और फिर 16-17 में 1012 करोड़ रुपए से ज्यादा देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और इससे 14 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हुए हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी भी अवगत है, पूरा सदन अवगत है कि आज 12,000 रुपया में इसमें टैंक तक नहीं बन पाता है और यह राशि बहुत ही कम है। जब भारत सरकार खुले दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी इतना खर्चा कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए पूरे देश में, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से और माननीय मंत्री जी से और पूछना चाहता हूं कि क्या इस राशि को जो 10 से बढ़ाकर, हालांकि हमारी सरकार ने ही 12,000 किया है, लेकिन क्या इसको 12,000 से बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपया करने का काम करेंगे? ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय महोदया, ये जो धनराशि आवंटित की जा रही है शौचालय के निर्माण के लिए, ये सहयोग राशि के रूप में है। मैंने तो कई राज्यों में स्वयं मुआयना किया और देखा कि बहुत सारे हितग्राही जो हैं वो स्वयं अपना अलग से राशि लगा करके जो शौचालय के निर्माण में उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। मैं साफ तौर पे ये कहूँगा कि जो माननीय सदस्य की वेदना है, मैं निवेदन करूँगा वो थोड़ा लोगों को संपर्क करने का काम करें, लोगों को मोटिवेट करने का काम करें। ये धनराशि शौचालय निर्माण के लिए सहयोग राशि के रूप में है और तत्काल ये धनराशि अभी है, बढ़ाने का अभी कोई विचार सरकार को नहीं है। नीनोंग एरिंग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे साथी जो अभी कह गए भैरव प्रसाद जी, जो राशि के विषय में जो कह रहे हैं, खासतौर पर हम अरुणाचल प्रदेश में जो या पूर्वोत्तर राज्यों में जो अभी 12,000 की जो राशि है वो उसमें हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 8,000 देती है, तो हम 20,000 करके उसको करता है। लेकिन आप जब शहरी विकास में आप जब जाते हैं, आप देखिए उसमें सिर्फ 4,000 का आप उसमें अवगत करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें भी आप कम से कम उसमें अगर आप चाहते कि नहीं, इसमें हम अपनी ओर से भी जो एक हमारे MP लैट से भी अगर आप देना चाहते हैं, तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा सरकार को, हमारे MP लैट को कम से कम 15 करोड़ बढ़ा दो। हम 5 करोड़ हम आश्वस्त करेंगे कि हम 5 करोड़ हम पूरा हम इसी शौचालय बनाने में हम इसको लगा देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहूँगा कि जो आपके जो IED जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में आपने जो जिस प्रकार से आपने इसको हमारे मंत्री साहब ने बहुत अच्छी तरह से इसको रिप्लाई तो दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का भी काफ़ी इसमें
आपने इसमें विकास के लिए दिया है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि जब तक इसका राशि को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इसमें सफलतापूर्वक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानसिकता हमारा बदलना होगा, क्योंकि राशि अभी भी बढ़ाएंगे बाहर चाहिए में वो ना। शौच करते हैं लोग। ये बोल धन्यवाद। दो। हाँ, राशि बढ़ाएंगे क्या? माननीय महोदय, माननीय सदस्य पहाड़ी इलाके से आते हैं और वहाँ 60-40 के रेशियो है। राज्य सरकार 40 देती है समतलीय इलाका में, और पहाड़ी इलाका में राज्य सरकार को मात्र 10% लगाना पड़ता है और 90% पैसा पहाड़ी इलाकों में हम देने का काम करें। भारत सरकार अपने स्तर से दे रही है। मैंने निवेदन किया कि ये प्रोत्साहन राशि, मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रोत्साहन राशि है और तत्काल ये राशि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को कि आप थोड़ा इसमें लगिए। वहाँ मैं अरुणाचल गया था आपके प्रदेश में, मैं वहाँ अच्छे ढंग से लोग काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के लोगों को जो मोटिवेट हो करके अच्छे ढंग से, हमको लगता है कि 30 से 35 हज़ार रुपया लगा करके शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भाव आया है और इसलिए लगातार लोगों के मन, आपने कहा कि माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जब तक लोगों के मन में ये भाव ना आएगा कि हमको शौचालय बन जाए और उसका उपयोग ना हो तो व्यर्थ जाएगा। इसलिए माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है और ये ये आवश्यकता के अनुकूल सब लोगों को इसमें लगने की जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो चिंता है, वो चिंता ये है कि 2019 तक हम पूरे हिंदुस्तान में एक भी घर न बचे जहां शौचालय का निर्माण न हो, इस ओर अग्रसर है। और लगातार प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं और सिर्फ शौचालय के निर्माण तक नहीं बल्कि स्वच्छ भारत हो जाए। जब तक स्वच्छ भारत नहीं होगा, स्वस्थ भारत नहीं होगा, उस ओर अग्रसर हमारी सरकार प्रयास। एक निवेदन करूंगा माननीय महोदया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार केवल पेयजल स्वच्छता मंत्रालय ही काम को नहीं देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर केंद्र के अन्य विभाग भी इसमें पार्टिसिपेट करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में हमने रखा है। और 5,000 करोड़ रुपया, आपको जानकर प्रसन्नता होगी मैडम कि 5,000 करोड़ रुपया विभिन्न विभागों के माध्यम से भी इस अभियान को सफल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर खर्च करने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये जन आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को लगना पड़ेगा, तब स्वच्छ भारत अभियान सफल हो पाएगा। थैंक यू। एम चंद्रकाशी is there? Where is it? Yes. Thank you, madam. I would like to know from the Honorable Minister regarding additional monetary assistance for the toilet constructed under the Swachh Bharat Mission Gramin. Most of the rural area do not have regular piped water supply facility. The people family cannot afford to establish their own borewell water supply system in their houses for effective use of the toilets. So, I would like to know from the Honorable Minister whether the government would come forward to provide the additional monetary assistance for improving water supply facility for the unusable SPM toilet in rural area. Okay. And whether the government would conduct any survey in this regard to find out the percentage of unusable SPM toilet in rural area at the present for taking remedial action. Thank you. माननीय महोदया, माननीय सदस्य ने चिंता की, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक पानी की उपलब्धता न हो तो शौचालय साफ नहीं रह सकता है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। इसलिए ये सबसे स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ हुआ है। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने 10,000 का प्रावधान किया था, अब हमने उसको 12,000 का प्रावधान किया है। तो ख़ास तौर पर शौचालय के बगल में एक पानी का टैंक बने, उसके लिए 2,000 अतिरिक्त धनराशि दे रहे हैं। इसीलिए तो 2,000 रुपये अतिरिक्त राशि दे रहे हैं ताकि पानी की उपलब्धता हो सके और शौचालय साफ रह सके। जी, श्री विष्णुपद रे जी। अध्यक्ष महोदय, एक तो जो मोदी जी का जो प्रोग्राम है, सरकार का प्रोग्राम है, सरकार का भारत का एक नया दिशा है। जो दिशा को अंधेरा, उन्होंने उस दिशा को देखा नहीं था, सपना भी सोचा भी नहीं था। प्रश्न पूछो ना। अभी मेरा सवाल में आ रहा हूं क्योंकि मेरा खारगे जी मेरा परम मित्र है।
जो रुपया दे रहा है 12,000 करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जी काफी एनक्रोचमेंट है रेवेन्यू और फॉरेस्ट में, उन लोग को राहत नहीं मिल रहा है। जी उनके बारे में सरकार क्या करेंगे, ये मेरा आपसे प्रार्थना है, मंत्री आदेश करें। जी माननीय मैडम, ये क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, जी मगर मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को कि अंडमान निकोबार के माननीय सांसद हैं, वहाँ जो मैंने धनराशि दी है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, थोड़ा परसू कीजिए, उसका उपयोग करवाइए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 202 श्री रामकिशोर सिंह। Question number 202 में A statement Yes, is laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है और बहुत ही संतोषजनक है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी मंशा भी साफ है कि पूरे देश के सभी गांवों का, लेकिन बिहार में मैम आज स्थिति ये है कि आज भी 1000 से अधिक गांव अनइलेक्ट्रिफाइड है और जो एजेंसियां वहां काम कर रही हैं वह गलत तथ्य और गलत सूचना देने के बाद हम लोग जब गांव में भ्रमण करते हैं तो वहाँ तमाम तरह की परेशानियाँ, 80 आदमी को कनेक्शन रहता है, 20 आदमी वंचित रहते हैं, उसके बाद भी उसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड गांव का सूची में डाल दिया जाता है। इस तरह से दिग्भ्रमित कर, तो मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से बिल्कुल ही संतुष्ट हूं और हमारे क्षेत्र में खास करके मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के लिए माननीय मंत्री जी ने समय भी निर्धारित कर दिया है, मई 2018 तक कि पूरा गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गया। मैं पुनः माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जो खामियां आ रही हैं और जिसके कारण तमाम लोग परेशान हैं, कहीं पे ट्रांसफार्मर 16 केवीए का रहता है, उस जगह 63 और 100 केवीए का देना है, तो उसमें कहीं प्रोजेक्ट के ऊपर फेंक दिया जाता है, कहा जाता है कि जो सप्लाई का है वो अलग है, जो व्यवस्था है राज्य सरकार का, उसके कारण जो है लोग परेशानी झेलते हैं। इसलिए उन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग के दिशा में माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि कुछ विशेष पहल करके और वो जो खामियां हैं उसको दूर करने की दिशा में कोई प्रयास है क्या? धन्यवाद। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहली बार कोई योजना का इतना विस्तार से मॉनिटरिंग शायद देश में हुआ हो। सिर्फ बिहार के अगर आंकड़े देखें तो गत एक वर्ष में 2016-17 में 6 मीटिंग स्टेट लेवल पे चेयर हुई चीफ सेक्रेटरी के साथ, 11 मीटिंग्स सेक्रेटरी पावर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में सेक्रेटरी पावर है या मेरे लेवल पे हमने रिव्यू प्लानिंग और मॉनिटरिंग मीटिंग्स चेयर की और स्टेट स्पेसिफिक रिव्यू मीटिंग्स जो आरईसी के नोडल ऑफिसर्स करते हैं हर एक राज्य में, वो लगभग 91 टाइम्स की गई और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2 मीटिंग्स मॉनिटरिंग की गई। लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूर बात सही है कि गुणवत्ता में और सुधार करने की आवश्यकता है। हमने सभी राज्य सरकारों से भी चर्चा की है कि गुणवत्ता को कैसे सुधार किया जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कैसे निगरानी की जाए। और आप सभी माननीय सांसद को खुशी होगी जान के कि इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए दिशा जो योजना ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है, दिशा योजना के अंतर्गत जो सीनियर मोस्ट लोकसभा का सांसद है उसके अध्यक्षता में इसकी मॉनिटरिंग करने का भी प्रावधान किया गया है। अगर अभी भी आपको कोई कमियां मिले तो जरूर दिशा कमेटी के माध्यम से या तो उसको उठाएं या मुझे इसके बारे में अवगत करें तो उसको हम अपने लेवल पे भी टेकअप करें। सेकंड सप्लीमेंट हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य है 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है और अनइलेक्ट्रिफाइड गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण कार्य की संपन्नता के लिए यदि अत्यधिक बोझ है तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या मनरेगा से भी इसको जोड़ने का आगे कोई योजना है क्या?
मनरेगा के अंतर्गत वास्तव में सभी कार्यक्रम जो अलाउड है उसमें सौर ऊर्जा को भी आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं, खासतौर पे स्कूल कॉलेज या अपने इलाके में कोई सरकारी व्यवस्था हो उसके ऊपर। लेकिन मैं माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में भी अभी तक 3,709 ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स जो एक प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है। गत दिनों में जो दूर दराके के इलाके हैं जहाँ थोड़े ही घर हैं, 10, 15, 20 घर, जहाँ तक लाइन लेके जाने में संकट है, खर्चा बहुत ज़्यादा है और लगभग 70 वर्ष बीत गए हैं, वहाँ तक पहुँची नहीं है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा से जोड़ के उन तक भी बिजली पहुँचे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका सपना है। और जैसा उन्होंने कहा है 2022 जब भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, देश में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें विद्युतीकरण ना पहुंचे, जिसमें बिजली ना पहुंचे। जयप्रकाश जी पूछिए, आपका बिहार का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और इनकी प्रशंसा भी करता हूं और राज्य सरकार काम भी करा रही है, यह मुझे जानकारी है। लेकिन जो हमारा बांका संसदीय क्षेत्र है वहाँ मेगा प्रोजेक्ट लंबित है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी से चर्चा भी हुई और पॉजिटिव इनका डायरेक्शन भी है और इनका भी। और बिहार में विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है, छूटे हुए गांव का डीपीआर कब तक बन जाएगा एवं एजेंसी द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है उसमें थोड़ी उदासीनता है। इसके लिए जो है माननीय मंत्री से आग्रह करते हैं कि कृपा पूर्वक जो है इस पर निर्देशित करने का काम करेंगे ताकि विद्युतीकरण का काम जो बिहार में तेजी से चल रहा है और उसमें तेजी आए। माननीय सदस्य से मेरी कई बार बात हुई, बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना बन गई है, उसके लिए अभी ज़मीन के लिए हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, उसके लिए कोयले का भी ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। लेकिन आज के दिन पूरे देश में बिजली सरप्लस है, कोयला सरप्लस है, उसके रहते आज एक नया प्लांट बहुत जल्दबाजी में लगा लें तो उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आज के कॉस्ट के हिसाब से बिहार की जनता पे बोझ बहुत अधिक होगा। इसलिए उसको जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे हम प्लान करके पक्का इरादा है कि बांका में यूएमपीपी लगे। लेकिन आज की परिस्थिति में जब 3, साढ़े 3, 4 रुपए में साधारणतः बिजली देश भर में उपलब्ध है और वो जानकारी हम लगातार 24 घंटे विद्युत प्रवाह के माध्यम से सभी को उपलब्ध कराते हैं कि कितनी बिजली सरप्लस किस वक्त पे कितने दाम पे उपलब्ध है। और बिहार के आंकड़े देखें तो मुझे लगता है कभी भी 2.5, 3, साढ़े 3 रुपये से अधिक बिजली का दाम पावर एक्सचेंज में जाता ही नहीं है। लेकिन आज नया प्लांट लगाएं तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए हम उसको कैलिब्रेटेड अप्रोच से जब ज़रूरत पड़े तब लगाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने बांका की बात की तो मैं आपको बताने में खुशी है कि 30 गांव अनइलेक्ट्रिफाइड गांव बांका में पाए गए थे। 1 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार जो सभी देश के गांव बचे हुए हैं, चाहे कितने भी दूर हो, कितने भी कठिन हो, उसको करने का काम लिया गया और अभी तक 30 में से 29 गांव में बिजली पहुंच चुकी है, बाकी एक गांव में भी जल्द पहुंच जाएगी। पशुपतिनाथ सिंह। माननीय मंत्री जी ने बहुत तेजी से ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को प्रारंभ करवाया है। हम लोग पहले देखते थे कि 8-10 वर्षों से पोल खड़ा है, लेकिन वह तार के लिए तरस रहा है, वह ट्रांसफार्मर के लिए तरस रहा है। लेकिन इस काम को माननीय मंत्री जी ने बहुत तेज़ी से किया है, इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। साथ ही एक निवेदन भी करता हूँ कि हमारे यहाँ झारखंड में गांव का कंसेप्ट छोटे छोटे टोले से है। वह ½ किलोमीटर पर है, कहीं 2 फरलांग पर है, कहीं 1 किलोमीटर पर, गांव एक ही है।
लेकिन वह गांव में तो पहुंच गया, लेकिन सभी टोले में नहीं पहुंचा। तो माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि कोई योजना है क्या, जिस तरह प्रधानमंत्री सड़क योजना में पहले 1000 के पॉपुलेशन, फिर 500 के पॉपुलेशन, फिर 250 के पॉपुलेशन और आदिवासी क्षेत्र में 100 का पॉपुलेशन, तो उस तरीका से कोई योजना है क्या कि टोले का सर्वेक्षण कराएं और टोले के सर्वेक्षण कराकर उसका भी विद्युतीकरण करें? इसके लिए योजना कोई हो तो बतलाने का काम करें। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। उल्टे ये पीड़ा पूरे देश भर में पाई गई कि पहले जो ग्रामीण विद्युतीकरण की कल्पना थी, उस कल्पना के तहत एक गांव में 10% घरों में एक बार बिजली पहुंच जाए या एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लग जाए, जो सरकारी स्कूल, कॉलेज, पंचायत ऑफिस, स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी सेंटर हो, उसमें एक बार बिजली पहुंच जाए तो उसको उसकी विद्युतीकरण हो गई ऐसा माना जाता था और लगभग संतुष्टि पाई जाती थी कि हमारा काम पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पद संभालते ही तुरंत निर्देश दिया कि अब एक भी घर बचना नहीं चाहिए जिसको विद्युतीकरण से लाभ ना मिले। आज़ादी के लगभग 68 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो तुरंत जो योजना में संशोधन किया गया उसमें पहली बात तो जो इलाकों में 100 से भी कम लोग रहते हैं, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स वर लेस देन 100, उनको भी ग्रामीण विद्युतीकरण के काम में जोड़ा गया। तो एक प्रकार से जिम्मेदारी उठाई गई कि देश के हर इलाके में, चाहे वो मजला, टोला, धानी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उस तक बिजली पहुंचाने का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया। उसके लिए पर्याप्त धनराशि राज्यों को भी स्वीकार करी और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि झारखंड में भी जो काम शुरू हुआ है उसमें एक तो गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, उसके बाद गांव से लेके जो मजला, टोला, छोटे इनहैबिटेशंस हैं उन तक बिजली पहुंचाना और फिर तीसरी कड़ी में घर तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 35,314 ऐसे हैबिटेशंस मजला, टोला, धानी झारखंड में पाए गए हैं। उसमें से अभी तक मात्र 5,634 ही मजले, टोले तक बिजली का विद्युतीकरण का काम हुआ है। नए मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि निर्धारित समय में हर मजला, टोला तक ये विद्युतीकरण का काम किया जाए। पीपी रे। Many of the villages all over India, including few areas of West Bengal, till now unelectrified. Madam, in my parliamentary constituency, that is Kuch Bihar, 54 moujas which are disconnected from the mainland due to the rivers Kaljani and Dharla are unelectrified, madam. And you know, madam, 55 Bangladeshi enclaves which are recently exchanged in between government of India and government of Bangladesh, till they are also unelectrified, madam. This is my earnest request to the minister to electrify the whole unelectrified area immediately. And what is the government initiative taken in this regard? Thank you, madam. Thank you. I really thank the Honorable MP because honestly, despite the exchange of territories with Bangladesh, this particular issue has never been flagged off even to me. So I really thank you for raising this issue. In fact, as reported by West Bengal government, and I'm sure all the honorable members will appreciate that the central government is only a policy making and we can support the states, but the real work has to be executed at the state level and we get the reports also from the state about the work. In West Bengal, as on 31st March 2015, about 22 villages were found unelectrified. 8 were completed in 15-16, 9 have been completed in the current year so far, and about 5 villages are still left. But I would suspect that possibly those areas may not have as yet been possibly included in the old programs. I would urge the Honorable MP also to take it up in the Disha committee. As Honorable MP from Mumbai was mentioning,
that Disha committee is not formed in that in Mumbai. I think it's not that Disha committee has to be formed. माननीय सांसद बातचीत कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे इलाके के सांसद हैं और मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं इससे उनके प्रश्न का भी जोड़ के जवाब दे रहा हूँ. And he is really my representative in this August House. पर अगर दिशा कमेटी कोई बनाई नहीं जाती है, दिशा कमेटी एग्जिस्ट करती है, आपको उसको एक्टिवेट करना है. आपको अपने कलेक्टर को बोल के उस कमेटी की मीटिंग को, आप अध्यक्ष होंगे, आपको उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है. But having come to the honorable MP's point, in West Bengal also, if there are any areas which have not yet been covered under the electrification program, please take it up in your committee. The state government will have to make up the program for electrification, and particularly for those areas, I am sure the state government as well as the central government will be happy to take up this electrification of those new areas which have come into India on a fast track basis. K.H. Muniappa ji, short question now. बहुत से Thank you, madam. Yes. See, वो दिशा का बाद में करो होता है. What is it? Madam Speaker, thank you Beti. for giving an opportunity बैठिए. that Yes. may I know from the Honorable Minister, the Prime Minister has announced the Adarsha Grama Panchayats. Every member of Parliament selected second Gram Panchayat and third is in position to approve the Deputy Commissioner. That is now 1,629 Gram Panchayats. It is covered by 8 to 10 villages. Could you able to give a special program, give direction to the state government? At least you are not giving the money for the development of Adarsha Grams. The government of India is not giving. At least in your department, you are so active and effective minister. Could you give direction to the states, give priority to these panchayats, they fully cover the rural electrification? I asked to the Honorable Speaker. You are also concerned, madam? Honorable Speaker, madam, I am delighted to inform the Honorable MP that while we approved the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana and the Integrated Power Development Scheme, we have kept a special component for Sansad Adarsh Gram Yojana in almost all the districts and the plans of the districts that came to us. There is a separate component of saggy villages. I would urge you also to check up in your district or to give me the name, then I'll give you the exact amount that is allocated in these two schemes for Sansad Adarsh Gram Yojana. Only one caveat in this thing. While allocating funds for DDUGY or IPDS, I have had to take into consideration those states which have remained deprived of development for over 68, 70 years. And therefore, more focus has been given in allocating and supporting through funds the states which have remained backward over so many years, particularly the eastern corridor, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Bihar, and the northeastern states, which have remained neglected for so many years. So we have made a conscious effort to allocate more funds to these states. The relatively more developed western and southern states are in a position to take care of their requirements far better than the northeast and eastern states. However, having said that, I am happy to share with the August House that for Sansad Adarsh Gram Yojana villages alone, under Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, across the country, we have allocated 398.54 crore rupees, लगभग 400 करोड़ रुपए सिर्फ सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर राज्य में दिए गए हैं. उसमें प्रमुखता अगर देखें तो कर्नाटक में 55 करोड़ मिले हैं, केरल में 59 करोड़, उत्तर प्रदेश का देखें तो 60 करोड़, उड़ीसा का देखें तो 37 करोड़, आसाम का देखें तो 50 करोड़. ये अलग अलग जो डीपीआर आपके यहाँ से बन के आए, और आप सबको याद होगा तब हमने एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी जो विद्युतीकरण के काम का जायजा लेके पूरी रिपोर्ट भेजती थी. तो ये सब रिपोर्ट्स आप सब माननीय सांसदों के अप्रूवल से हमारे पास आए और उसके बाद ही उसको हमने अप्रूव किया. आनंद राव अडसूल जी.
Yes. Madam, Yes. in my constituency, Amravati, Melghat is a tribal area. There are 42 villages which are unelectrified since the pre-India. The minister is very competent and my friend also. I had brought this matter to the notice of the minister along with the proposal. But unfortunately, it has not worked out still today. I would like to know when it will work out. Thank you. Madam, Arsul ji is a very senior member, and of course, he was a colleague of my father also, so we have a very long relationship. But I have tried to be fair across the board, across the country, to everybody and give within the limited resources available to us. As I said earlier, I've tried to make a conscious effort to support those regions and states where the state government themselves have their own limitations. Maharashtra is a state where I come from also. Many times I've been criticized for not giving extra funds to Maharashtra, and people have also complained to me. They said every minister looks after his own state more than he looks after other states. But I believe my Honorable Prime Minister's direction were clear that you are a power minister for India as a whole. And Maharashtra is a relatively developed state. I will talk to the Honorable Chief Minister and the Minister of Power in Maharashtra. And of course, any backward region of Maharashtra has to be, power has to be taken. We'll make sure that power goes there. But having said that, I'm happy to also share that I have adopted my own Sansad Adarsh Gram Yojana villages in Amravati. So I have a particular affinity to Amravati, and I'm sure that along with all the other regions, those backward regions, the tribal areas of Amravati will also be taken care of. Very good. Question number 203, Sri Lallu Singh ji. 302. A statement is laid on the table of the House. Yes. Where is he? मैं माननीय मंत्री जी से समझना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र की नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा संचालित ताप विद्युत परियोजनाओं में उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो अपना निर्धारित कार्यकाल अर्थात एक्सपायरी डेट होने के बावजूद चल रही हैं, तथा इनकी औसतन वार्षिक उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग कर उत्पादन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने एक बहुत अच्छा विषय उठाया है जो वास्तव में जिसके ऊपर केंद्र सरकार ने तो बहुत गंभीरता से काम किया है। मैंने सभी राज्य सरकारों से भी विनती की है कि वो भी इस विषय को गंभीरता से लें। जितने विद्युत योजनाएं या विद्युत प्लांट्स 25 वर्ष से अधिक पुराने हो गए, पुराने समय में इनका रिस्टोरेशन एंड रिफर्बिशमेंट करके इनकी अवधि को बढ़ाया जाता था, लेकिन उसमें कोयले की भी खपत ज़्यादा होती है, उससे प्रदूषण भी ज़्यादा होता है और ये टेक्नोलॉजीज आउटडेट हो गई हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एनटीपीसी के जितने प्लांट्स 25 वर्ष से पुराने हैं इनको हम रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाएंगे। आगे से हमने कोई भी रिपेयर और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मंजूर करने बंद कर दिया है और हमने शुरू कर दिया है कि जो प्लांट 25 वर्ष से पुराना हो जाए इसको सुपर क्रिटिकल प्लांट से रिप्लेस किया जाए, जो 660 मेगावाट क्षमता के होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें स्टेशन हीट रेट कम होता, अच्छा मिलता है, कोयले की कंजम्पशन कम होती है, प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में कम होता है। वास्तव में एक पुराना 25, 30, 40 साल पुराना प्लांट और एक नया सुपर क्रिटिकल प्लांट को कंपेयर करें तो 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना प्रदूषण कम हो सकता है। तो एनटीपीसी ने तय किया है पूरे 11,000 मेगावाट जो 25 वर्ष से पुराने हैं, जो प्रश्न माननीय सांसद जी ने पूछा, सभी को हम रिप्लेस करके सुपर क्रिटिकल प्लांट जिसमें प्रदूषण कम हो ये लगाने जा रहे हैं। और मैं सभी राज्य सरकारों से भी चर्चा कर रहा हूं कि वो भी इस दिशा में कदम उठाएं। सेकंड सप्लीमेंट्री। क्या सरकार ताप विद्युत परियोजनाओं में क्षमता उपयोगिता बढ़ाने के लिए, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किसी कार्य योजना पर कार्य कर रही? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार 60% से कम क्षमता उपयोगिता परियोजनाओं को अलाभकारी बना देती है और उसमें उत्पन्न बिजली की उत्पादन लागत बढ़ जाती। मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि बिजली की आवश्यकता अनुसार बिजली की उपलब्धता जितनी जरूरी है उतनी ही बिजली कम और उचित मूल्य पर भी आवश्यक है।
माननीय सांसद महोदय को जान के खुशी होगी कि आज देश में बिजली की कमी नहीं है। पूरे देश में जिस इलाके में राज्य सरकार जितनी बिजली खरीदना चाहे उतनी बिजली उपलब्ध है। मैं सभी माननीय सांसदों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने अपने इलाके में बिजली अगर कम मिलती है, और उसके लिए भी हमने एक मोबाइल ऐप बना रखा है, ऊर्जा ऐप के माध्यम से पूरी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं राज्यों से और देते हैं कि कितनी बिजली कितने घंटे मिलती है, जाती है, कितनी बार पावर कट होता है, कितनी बार आउटेज होता है। ऑफ कोर्स ये अलग बात है और ये चुनाव में भी कई बार चर्चा का विषय बना कि कुछ राज्यों से हमें जानकारी मिलनी बंद हो गई। कुछ बड़े राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अगस्त 2016 से हमें जानकारी देनी बंद कर दी, शायद कुछ छुपाना चाहते थे कि कितनी बिजली मिलती है नहीं मिलती है। अब मुझे लगता है उधर की भी जानकारियां ऊर्जा ऐप में आनी शुरू हो जाएंगी और जनता को पता चलेगा कि बिजली की क्या स्थिति, वास्तव स्थिति इस देश में रहती है। मैं माननीय सांसदों से एक और दरख्वास्त करूंगा, आज अगर 24 घंटे बिजली हर घर को देनी है तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि बिजली के बिल का भुगतान पूरा हो, लाइन लॉसेस कम करी जाए, बिजली जो चोरी करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। ये भी एक बड़ा विडंबना थी कि एक बड़े राजनीतिक नेता ने और एक संवैधानिक पद पे रहने वाले दो बड़े नेताओं ने हाल ही में ये बात को दोहराया था और बड़े गर्व से कहा था कि हमारी राज्य सरकार तो बिजली चोरी करने वालों पे भी कोई कार्रवाई नहीं करती। मुझे लगता है उसका जवाब जनता ने दिया, क्योंकि ईमानदार आदमी को चोरी की बिजली का पैसा भरना पड़ता है। तो अगर सभी माननीय सांसद भी इसमें हमारा सहयोग करें और राज्य सरकारों का सहयोग करें, जैसे जैसे बिजली का पूरा भुगतान होगा बिजली के दर भी कम हो पाएंगे और 24 घंटे बिजली देने की क्षमता भी बढ़ेगी। आज देश में कोई कमी नहीं है, जितनी बिजली के उत्पादन की नई क्षमता आ रही है अगले 5 वर्ष में लगभग 70,000 मेगावाट और कन्वेंशनल सोर्सेज से कोल, न्यूक्लियर, हाइड्रो से आएगी, लगभग 1,25,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से ऐड होगी। इस सबको जब जोड़ें तो आज भारत की क्षमता इतनी है कि हम डबल भी इस्तेमाल करें बिजली तो भी भारत उसको पूरी तरीके से दे सके। काम भी बहुत करते हैं तो उत्तर भी बहुत डिटेल में देते हैं। बलभद्र माँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए, आज पूरा समय। मैडम एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है। मैडम हम देख रहे हैं चाइना जिसका आबादी करीब 140 करोड़ है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है 1222 गीगावाट। अमेरिका जिसका आबादी 30 करोड़ है उसका प्रोडक्शन है 1110 गीगावाट। हम लोग का 130 करोड़ के आसपास है, हमारा प्रोडक्शन है 270 गीगावाट, जो वर्ल्ड का करीब 4.7% है। तो हम लोग आगे हमारा कुछ है क्या रणनीति या हमारा कुछ मास्टर प्लान कि हम भी पावर यूटिलाइजेशन के दिशा में उसी जगह उसी तरफ जाएं ताकि हमारा विकास भी वैसे ही सूचित होगा। मैडम धन्यवाद। माननीय सांसद जी को जान के बड़ी खुशी होगी कि मात्र 2.5 वर्ष में, पहले 2.5 वर्ष में जितनी बिजली का उत्पादन इस देश में आज़ादी के बाद 2014 तक था, उसमें लगभग 1/4 और हमने मात्र 2.5 वर्ष में ऐड किया है। जहां कोयले की कमी रहती थी, आज किसी पूरे देश में किधर भी कोयले की कमी नहीं है, हर प्लांट में पर्याप्त कोयला है। उल्टे हमारी मुसीबत ये हो गई है कि कोयला बेचने की तकलीफ हो गई है। कहाँ जाके कोयला में पहले शॉर्टेज रहती थी, अब कोयले के अधिकारी जाके बेचने के पीछे पड़े रहते हैं। इसी प्रकार से गत 2.5 वर्ष में 6.6% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई है बिजली के उत्पादन में। इसको अगर पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों से देखें तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 6.3% ग्रोथ थी, 2.5 वर्ष में वो बढ़ के 6.6 हो गई है। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारी सरकार ने सिर्फ बिजली कंजम्पशन पे फोकस नहीं किया, बिजली सेविंग पे उससे ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि हर यूनिट जो बिजली का बचता है उससे लगभग 1.33 यूनिट बढ़ाने के बराबर है। तो आपको जान के खुशी होगी कि लगभग गत 2.5 वर्षों में हमने 28,000 मेगावाट अवॉइडेड पावर कंजम्पशन, यानी पावर के जो सेविंग है, चाहे वो हम LED बल्ब सस्ती करके देश भर में इस्तेमाल करने पे फोकस करें, चाहे वो परफॉर्म अचीव ट्रेड जो
एनर्जी एफिशिएंट का प्रोग्राम को हमने बल दिया है। अगस्त 2014 में उसके लिए पैसे का निर्धारण करके उस प्रोजेक्ट को बल दिया। अलग अलग प्रकार से अवार्ड्स देके कंपनियों को प्रोत्साहन दिया कि बिजली की कम इस्तेमाल करें। तो गत 3 वर्ष में लगभग 28,921 मेगावाट पावर कंजम्पशन की सेविंग की गई है। उसको अगर जोड़े तो वास्तव में ग्रोथ 9 कुछ हो जाता है, तो इफेक्टिव ग्रोथ। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ बिजली की खपत इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रदूषण कम हो, आज चाइना में बहुत बड़ा विषय है, प्रदूषण उनका इस लेवल पे पहुंच गया है कि वहाँ पे लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। भारत की सरकार कोशिश कर रही है प्रदूषण, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बिजली का स्वाद, बिजली का लाभ पूरे देश में सबको मिले, इस तीनों को बैलेंस करके हम अपने आगे की नीति बना रहे हैं। यस, पीडी राय। Thank you, Madam. It's very important to inform this August House that with the help of the Honorable Minister, we have recently as in within last 2 weeks, we've inaugurated the 1200 megawatt hydropower plant in North Sikkim. I congratulate the Minister for helping in this wonderful project in bringing the actors together, bringing the financiers together, and so that we were able to inaugurate, and so the wheels of this hydropower have started turning, and this is a great moment for this for our country that we've added another 1200 megawatts. So, Madam, I'd like to ask the Honorable Minister that hydropower is a renewable resource, and whether the Honorable Minister will take steps to bring hydropower within the ambit and the categorization of this as a renewable resource, because when you build this kind of power plant, geological surprises are there, so the cost really goes up, and whether we are able to get this within this ambit. Honorable Minister, sir. Honorable Speaker, Madam, hydropower had taken a great leap forward in the initial years, but subsequently over the last 30-35 years, hydropower has faced a lot of challenges. Teesta was one such challenge, which was a project when 90% work was completed, but when I became minister, it was stalled. All work was stopped. 9,000 crore rupee invested could have gone down the drain. Thanks to the support of Honorable Member of Parliament, his government in Sikkim, we were all able to together work to revive that project, and I'm delighted that it has been started. All the 6 units of 200 megawatt are now functional. We have all requested the Honorable Prime Minister to inaugurate and dedicate that plant to the nation. It's truly a huge achievement for the nation. 9,000 crores going down the drain, being converted in less than 2 years into a production asset. Similarly, we are now working on newer programs to encourage hydropower. I have under consideration a program to take up hydropower in a very, very fast-track and focused manner so that we can add significant capacities. It is a good form of energy, clean form, and we are working together with the states to resolve all the various issues and bring them back into operation. Only yesterday I've talked to the Assam Chief Minister also. Subhansari has been a project which has been lying stuck for I don't know how many years, and we are now working to bring back all these projects into good shape. Whether to make it renewable or no is also a subject under our consideration. जयश्रीबेन पटेल, शॉर्ट क्वेश्चन। अध्यक्षा जी, बहुत शॉर्ट पूछिए। मैं गुजरात से हूँ और गुजरात ऐसा पहला राज्य है जहाँ 24 घंटे बिजली, पूरे देश में गुजरात एक प्रथम राज्य है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 24 घंटे बिजली उन्होंने दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, वैसे विस्तार से उन्होंने जवाब दिया, उत्तर भी दिए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में उन्होंने बताया कि जो पावर स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए, जो पावर लोड फैक्टर यथावत रखने के लिए और पुराने पावर स्टेशनों को मेंटेन करने के लिए
जो सरकारी कंपनियां हैं इससे निजी कंपनियां ज़्यादा वो वहन कर रही है। तो इस जो हमारी सरकारी कंपनियां जो स्लो काम कर रही है इसकी वजह से ये मेंटेन पूरा होता नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे चीन की तरह बिजली और तारे और पावर स्टेशन और कंडक्टरों की जो उचित सफाई के लिए कोई आपने यानी कि सरकार ने नीति बनाई है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। थैंक यू। वैसे मैं सिर्फ थोड़ा संशोधन कर दूं मैडम, बिजली प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बिजली 24 घंटे देना शुरू किया था। आज भी वहाँ 24 घंटे सबको बिजली मिलती है। तो उत्तर गुजरात की जो स्थिति है वो दिनों दिन सुधरती जा रही है। अब गुजरात ने एक योजना मेरे समक्ष रखी है जिसके माध्यम से उन्होंने जो शहरी ढांचा है विद्युतीकरण का उसको और सुधारने के लिए अंडरग्राउंड केबलिंग जो वाराणसी में जिसका हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था बड़ी सफलता से, उसको गुजरात चाह रहा है कि अपने पूरे राज्य में सभी शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग करके उसके विद्युतीकरण की स्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करे। वैसे ही जो आपने अलग अलग चीज़ें कही, चाहे वो कंडक्टर्स हो चाहे वायरिंग सुधार हो, इन सब को स्ट्रेंथनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम ग्रामीण और शहरी रिस्पेक्टिवली दोनों में प्रावधान किया गया है। वैसे राज्य सरकार का विषय है लेकिन केंद्र सरकार उसमें पूरी सहायता देती है। हमारी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भी इसमें बहुत मदद करती है। सस्ते ब्याज पे राज्य सरकारों को पैसे देके और बाकी जो ग्रांट भी हम देते हैं इससे हम राज्य सरकारों को स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 श्री राजेश भाई चुडासमा। प्रश्न संख्या 204। A statement is laid on the table of the house. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने पिछले 2 वर्षों में स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद को स्वीकार किया है? यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है? जी माननीय अध्यक्षा महोदय, विषय सवाल के साथ एक थोड़ी खुशखबरी पूरे सदन को आपके माध्यम से देना चाहूँगा। भारत में जब नई सरकार आई मई 2014 में, तब सौर ऊर्जा के 2631 मेगावाट की क्षमता थी। आप सबको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो भारत का लक्ष्य 2022 तक 20,000 मेगावाट का था उसको 5 गुना बढ़ा के 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य रखा था, जो विश्व में सबसे बड़ी वृद्धि थी। लगभग 40 गुना वृद्धि मात्र 6-7 साल में करना ये अद्भुत ऐतिहासिक था। लेकिन आप सबको जान के खुशी होगी कि 10 मार्च आप सबको जान के खुशी होगी, सदन को मैं बताना चाहूँगा 10 मार्च 2017 को ये क्षमता 4 गुनी हो गई। 10,000 मेगावाट क्षमता मात्र 2.5 वर्ष में पूरी हो गई। साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा कहाँ 12 रुपए से शुरू हुई थी, 7-8, अभी जो मोस्ट रिसेंट रिवर्स बिडिंग और पारदर्शिता इस सरकार की खास अहमियत रहती है। पारदर्शिता से रिवर्स बिडिंग से जो लास्ट सौर ऊर्जा का टेंडर रीवा मध्य प्रदेश में हुआ, उसमें पहले वर्ष का टैरिफ 2 रुपये 97 पैसा, 2 रुपीज़ 97 पैसा और 5 पैसे की वृद्धि 15 वर्ष। लेवलाइज टैरिफ 3 रुपये 30 पैसे में सौर ऊर्जा का आज दाम रीवा मध्य प्रदेश में हो गया। आपने जो प्रश्न पूछा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत कोई ग्रांट्स वगैरह नहीं लेता है। समय समय पे जो कंसेशनल फाइनेंस उपलब्ध होता है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, KfW जर्मनी के माध्यम से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये ऋण के रूप में अलग अलग तरीके से पैसे आते हैं, उसको हम ऋण के रूप में लेते हैं और समय समय पे उसका भुगतान करते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉरेस्ट एरिया बहुत आता है। मैं गिर सोमनाथ और जूनागढ़ से आता हूँ। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड में जो कनेक्शन मिलते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, खंभा लगाने में, तार लगाने में।
क्या मंत्रालय द्वारा फॉरेस्ट एरिया में कोई योजना तैयार की गई है कि नहीं? अध्यक्षा महोदय, हमारे फॉरेस्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी उतनी जिम्मेदारी है। तो वास्तव में खंबे लगाना और तार लेके जाने में हमारे फॉरेस्ट डैमेज ना हो, उसके हम विशेष ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना भी चाहिए। इसके लिए सोलर पंप, सौर ऊर्जा से चलने वाले एग्रीकल्चरल पंप्स को हमने एक खास विशेष प्रोत्साहन दिया है। और आप सबको जान के ये भी खुशी होगी, इसका भी आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2014 के पहले इस देश में 11,600 सोलर पंप चलते थे। 11,600 सोलर पंप। उसके बाद आज के दिन 800% वृद्धि हुई है, 800% ग्रोथ। आज 1,09,000 सोलर पंप्स इस देश में चल रहे हैं और हम इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जिन जिन फॉरेस्ट एरियाज में अगर कोई सनलाइट का माध्यम हो, कोई ओपन एरिया हो, तो वहाँ पे इसके माध्यम से जरूर बिजली पहुँचाई जा सकती है। बाकी इसके अलावा राज्य सरकार अगर कोई प्रस्तावना दे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जरूर इस पे उचित कार्रवाई करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूछिए। मैडम स्पीकर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रश्न को पूछने के सप्लीमेंट्री पूछने के लिए मौका दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके 2.5 साल के दौरान कितने प्रोजेक्ट आपने शुरू किया और वो कितने प्रोजेक्ट शुरू करने वाले प्रोजेक्ट में कितना मेगावाट का प्रोडक्शन हुआ? जो पाइपलाइन में थी वो छोड़ दीजिए, जो प्रोजेक्ट आपने शुरू की मई के बाद, 2014 के मई के बाद, और कितने प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए, कितना मेगावाट आपने प्रोड्यूस किया? एक समय नहीं रहेगा मुझे जवाब। हाँ, और हाँ, इंक्लूडिंग वन नेशन वन ग्रिड एक। और आप आने से पहले इस देश में कितने देहात को, यानी कितने विलेजेस को इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था? आप आने के बाद इस 2.5 साल में कितने विलेजेस को आपने इलेक्ट्रीफाई किया? बहुत अच्छा सवाल है, इन्होंने पूछ के मैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वास्तव में सभी सदन समझता है कि निवेशक तो तभी आएगा जब कोई पुरानी समस्याओं से मुक्ति पाएगा। जब हम सरकार में आए, जो हालत विद्युत के विभाग की थी देश भर में, अभी सिक्किम की बात हुई, 9,000 करोड़ लगा के प्रोजेक्ट ठप, सुबनसिरी प्रोजेक्ट ठप, इतने हजारों मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट्स सब ठप पड़े थे। ऐसी हालत इन्होंने छोड़ के दी और विद्युत की स्थिति में इतनी खराब छोड़ के गए कि कौन निवेशक आएगा ऐसी परिस्थिति में? चाहे वो कोई एक मंत्री एनवायरमेंट क्लियरेंस ना दे, कोई जमीन अधिग्रहण में तकलीफ हो, बिजली के पूरे मामले में जितनी बुरी व्यवस्था कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी, उसके बाद हमने उसके बावजूद इन सब समस्याओं को पूरा किया, इन सब प्रोजेक्ट्स को चालू किया, जिससे निवेशकों की क्षमता बढ़ी कि वो भारत में निवेश करें। सौर ऊर्जा में जो 4 गुना वृद्धि हुई, ये भी हमारे समय में नए प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हुई। और जहाँ तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सवाल है, अगर इतना अच्छा काम किया तो क्यों इस देश में 2011 के सेंसस में 7 करोड़ से अधिक घर थे जिनको बिजली नहीं मिली? क्यों 68 वर्ष, जिसमें आपकी सरकार 50 वर्ष से ज़्यादा थी, क्यों 7 करोड़ घर को आज तक बिजली नहीं मिली? ये प्रधानमंत्री जी का विजन था कि बिजली को कठिन से कठिन गांव तक लेके जाना, गांव में 100% विद्युतीकरण करना और हर घर तक बिजली पहुंचाना। ये कांग्रेस की विफलता की निशानी और इसको पूर्ति करने का काम हमने शुरू किया। शिव कुमार उदासी, शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी जी, शिव कुमार उदासी। थैंक यू मैडम। जल्दी पूछिए। थैंक यू मैडम। आपने Thank you, madam. Thank you for giving this opportunity. As Mr. Rajesh was asking a question regarding his forest area is there, what is the technology he is using in the
for getting the electricity in the remote area of the country. I would like to ask through you, madam, what is that the government of India has done for the off-grid technology? How much money has been spent on the research? If the Honorable Minister can elaborate on that, it will be appreciated, madam. Thank you. मैडम, दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हमने पुरानी जो सिस्टम थी कि बजट रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना ही होगा, उसके बदले हमारे इस सरकार का नियम है इंडिया विल लीड द वर्ल्ड रादर देन फॉलो द वर्ल्ड. और आज हम नए संशोधन के लिए पर्याप्त मात्रा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सहयोग करते हैं. स्पेसिफिक आंकड़े में माननीय सदस्य को लिखित में भेज दूंगा. Okay, question hour is over. Members, I have received notices.